दोस्तों, एसपी मैडम अपनी गाड़ी में कहीं जा रही थी। तभी अचानक उन्हें रास्ते में कुछ भीड़ दिखाई दी और जैसे ही उन्होंने उतर कर देखा तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक व्यक्ति को पीट रहे थे। जिसके बाद मैडम ने उन लोगों को इधर उधर करके देखने लगती हैं और जो व्यक्ति पीट रहा था उसे देखकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति पीट रहा है वह कोई और नहीं बल्कि उनका तलाकशुदा पति था, जिससे उन्होंने कुछ दिन पहले ही तलाक लिया था। इसके बाद इस कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ था इस कहानी में, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए कृपया हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राजेश नाम का एक लड़का रहता है जिसके पास काफ़ी संपत्ति है और उसे कोई आर्थिक परेशानी नहीं है और वह शादी के योग्य भी हो गया है। मतलब उसे जो पढ़ाई करनी थी वह उसने पूरी कर ली है और अब उसकी शादी का समय आ गया है। तो उसके माता पिता उसके लिए एक लड़की की तलाश करते हैं और इस प्रक्रिया में उन्हें एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम रितु होता है, जो गाज़ियाबाद की रहने वाली होती है और पढ़ी लिखी है। उसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली है और ग्रेजुएशन होने के बाद उसके माता पिता उसकी शादी के लिए ये लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर दोनों परिवारों को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है और उसके बाद उनकी शादी तय हो जाती है, क्योंकि रितु के माता पिता के पास भी बहुत सारी संपत्ति थी और राजेश के पास भी बहुत सारी संपत्ति थी, इसलिए उन्होंने उनकी शादी करने का फैसला किया। इसके बाद ये लोग इन दोनों की शादी कर देते हैं और शादी होने के बाद रितु राजेश के घर पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद वह राजेश के घर को अच्छे से संभालने लगती है और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। रितु का पति राजेश रितु से प्यार करता है और वह उसकी सभी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करता है। इसके बाद एक दिन अचानक रितु का एक दोस्त, जो पढ़ाई करने में बहुत होशियार थी और पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन गई थी, वह उससे मिलने के लिए आती है और जैसे ही वह उससे मिलने आती है उसके शान शौकत को देखकर रितु के मन में भी बड़ा अधिकारी बनने की इच्छा जाग उठती है, क्योंकि जिस समय वो दोनों पढ़ती थी उस समय रितु उस लड़की से ज़्यादा समझदार थी। लेकिन आज वह एक बड़ी अधिकारी है और रितु घर की रसोई में अकेली रह गई है। तो यह सोचकर वह सोचने लगती है कि क्यों न मैं भी पढ़ाई करूं और पढ़ाई करके मुझे भी आईपीएस अधिकारी बनना चाहिए। इसके बाद जब उसकी दोस्त वहां से चली जाती है तो वह अपने पति से इस बारे में बात करती है और कहती है कि देखो, वह मेरी दोस्त है और यह पढ़ाई में मुझसे कमज़ोर थी, लेकिन आज वह एक बड़ी अधिकारी है और मैं घर के काम करने के लिए ही रह गई हूँ। इसके बाद उसका पति उससे पूछता है कि बताओ तुम क्या चाहती हो। तो वह कहती है कि मैं भी एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूँ, जो वह कर सकती है मैं भी कर सकती हूँ। अब यह सुनने के बाद राजेश उससे कहता है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए मुझे अपने माता पिता से इजाज़त लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास पैसे काफ़ी है, लेकिन एक पोस्ट की कमी थी। अगर तुम बड़ी अधिकारी बन जाओगी तो वह कमी भी पूरी हो जाएगी। यह कहकर राजेश रितु के प्रस्ताव पर सहमत हो जाता है और रितु भी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद जब राजेश अपने माता पिता से पूछता है कि मैं रितु को पढ़ाना चाहता हूँ, तो उसकी माँ गुस्सा हो जाती है। लेकिन जब बेटा बताता है कि मैं भी चाहता हूँ कि वह पढ़ लिख ले और एक बड़ा अधिकारी बने, तो माँ को मजबूरन अपने बेटे की बात माननी पड़ती है, क्योंकि राजेश अपने घर का इकलौता बेटा है और वे उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए माँ कहती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो वह अपनी पढ़ाई करेगी, घर में काम ही कितना है, मैं खुद ही कर लूँगी। यह कहकर माता पिता उसे पढ़ाई करने की इजाज़त दे देते हैं और राजेश रितु से पढ़ाई करने के लिए कहने लगता है। इसके बाद जब रितु कोचिंग की बात कहने लगती है तो राजेश इस बात पर भी राज़ी हो जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बताओ तुम कौन से कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना चाहती हो और कितने पैसे लगेंगे। यह देखकर रितु अपने पति से और भी ज़्यादा प्यार करने लगती है, क्योंकि वह कभी भी उसकी किसी बात के लिए मना नहीं करता और वह इस बारे में सोचने लगती है। ऐसा लगता है कि ऐसा जीवन साथी मिलना बहुत मुश्किल है। इसके बाद राजेश नीतू का एडमिशन एक कोचिंग सेंटर में करवा देता है और वहीं उसे पढ़ाई के लिए छोड़ देता है। घर का सारा काम उसकी सास करती है
और ऋतु वहीं रहकर पढ़ाई करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ 1 साल बीत जाता है। लेकिन इस बार जब ऋतु ने एग्ज़ाम दिया तो वो पहली बार में ही फेल हो गई और वो प्री एग्ज़ाम की क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। अब ये बात देखकर ऋतु थोड़ी निराश हो जाती है और फिर अपने पति से कहने लगती है कि इस बार तो मैं चूक गई, लेकिन फिर ज़रूर करूँगी और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके पति यह बात मान लेता है, लेकिन जो ऋतु की सास होती है वो उससे कहती है कि इस तरह से कैसे होगा, मैं कब तक घर का काम करती रहूँगी। बहू, पढ़ाई करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुमने इसमें थोड़ा भी हाथ बटाया होता तो हम मान जाते, लेकिन तुम यह काम नहीं कर पाओगी। ऋतु अपने सास से विनती करने लगती है कि माँ प्लीज़ इस बार की चिंता मत करो। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं बहुत मेहनत की है और जब मेरी दोस्त यह कर सकती है तो मैं यह परीक्षा क्यों नहीं दे सकती। दरअसल ऋतु को पढ़ाई छोड़े हुए 2 साल हो चुके थे और इसी 2 साल के गैप की वजह से उसके साथ यह सब हो रहा था। इसके बाद किसी तरह वो अपने ससुराल वालों को मना लेती है और फिर से इस टेस्ट की तैयारी में लग जाती है। इधर उसका पति राजेश कहता है कि ऋतु, ये आखिरी बार है, अगर इस बार ऐसा हुआ तो ठीक है, इसके बाद तुम सिर्फ घर का काम संभालना, तुम्हें ये टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ऋतु इन सब बातों से मान जाती है और धीरे धीरे 1 साल का समय बीत जाता है। अब जैसे ही दूसरे प्रयास की प्री परीक्षा का रिजल्ट आता है तो ऋतु को पता चलता है कि उसने प्री परीक्षा क्वालिफाई कर ली है और इसके बाद अब उसे मेंस की तैयारी करनी थी। इसके बाद ऋतु ने मेंस की तैयारी शुरू कर दी और उसका पति उसकी और भी ज़्यादा सराहना करने लगता है और कहने लगता है, शाबाश ऋतु, मेरे हिसाब से तो तुम ये ज़रूर कर लोगी और ये दूसरा एग्ज़ाम भी तुम आसानी से क्वालिफाई कर लोगी। इसके बाद जैसे ही मैथ का रिजल्ट आता है तो राजेश की उम्मीदें टूट जाती हैं और ऋतु को भी निराशा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाती है और उसका सपना टूटता नज़र आता है। यह दिखाई तो देता है, लेकिन ऋतु ने जो मेहनत की थी उसे देखने के बाद वह सोचती है कि अगर वह एक बार ऐसा करेगी तो वह ज़रूर उसमें पास हो जाएगी और वह अपने पति से इस बारे में बात करने लगती है। लेकिन इस बार उसका पति उसे ऐसा करने से रोकता है। वह साफ मना कर देता है और कहता है, नहीं नहीं, तुम यह नहीं करोगी, तुम्हारे परिवार वाले भी इसके खिलाफ़ हैं, उनके खिलाफ़ जाकर मैंने तुम्हें एक मौका दिया है, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हें दोबारा कभी मौका नहीं दे सकता। यह सुनकर ऋतु को इस बात का बुरा लगता है और वो कहती है, नहीं राजेश, मैंने बहुत मेहनत की है और मैं अब एक बार ज़रूर करूँगी। जब ऋतु राजेश की बात नहीं मानती तो राजेश को गुस्सा हो जाता है और ऋतु पर चिल्लाने लगता है और कहता है, अब मैंने तुझसे कह दिया कि बंद कर दे तो बंद कर दे। लेकिन अब तक ऋतु इस बात से गुस्सा हो चुकी थी, उसे इस बात का जुनून सवार हो गया था कि वह किसी भी तरह यह परीक्षा पास करेगी और एक बड़ी अफसर बनेगी। तो इस वजह से वह अपने पति से बदतमीजी से बात करने लगी और कहने लगी कि मैं परीक्षा में पास करूंगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। अब जब राजेश की मां सुनती है कि उसके बेटे की बहू उससे बकवास कर रही है तो वह तुरंत वहां आ जाती है और अपने बेटे से कहने लगती है कि बेटा, क्या तुझे ऐसे ही रहना है क्या? अगर वह तुझसे बहस करेगी तो तू क्या करेगा? अब यह सुनकर राजेश अपनी पत्नी को धमकाने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी फिर से उससे बहस करने लगती है। हालात ऐसे बनते हैं कि राजेश ऋतु पर हाथ उठा देता है। अब जैसे ही राजेश ने ऋतु पर हाथ उठाया तो उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है और वह सीधे अपने पिता को फ़ोन करती है और गुस्से में अपनी मां के घर चली जाती है। अब ऋतु गुस्से में राजेश का घर छोड़ चुकी थी और वहां जाकर बैठ जाती है, जहां उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटी, ऐसे झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम नाराज़ होकर यहाँ आ जाओ और अपने घर कभी वापस मत जाओ। लेकिन ऋतु अपने पिता से कहती है कि नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है, दरअसल मैं यह पढ़ाई करना चाहती हूँ, अगर वह मुझे यह पढ़ाई नहीं करने देंगे तो मैं उनके घर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। यह सुनकर उसके पिता कहने लगते हैं कि बेटी, अगर दामाद मना कर रहे हैं तो तुम्हें यह पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत है, वैसे भी उनके पास काफ़ी ज़मीन जायदाद है,
तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वह अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो सिर्फ स्टेटस की। मेरे एक दोस्त ने यह काम किया है और वह पढ़ाई में मुझसे थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी वह एक बड़ी अधिकारी है। इसलिए मैं भी एक बड़ी अधिकारी बनना चाहती हूँ, क्योंकि अधिकारी को गाड़ी के साथ साथ सुरक्षा भी मिलती है। इसके बाद पिताजी उस राजेश को फ़ोन मिलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, बेटी अगर जिद पर अड़ी है तो उसे एक मौका देकर देख लो। वह कह रही है कि एक बार में ही क्वालिफाई कर लेगी और इसे आप उसकी जिद ही मान सकते हैं। लेकिन जो राजेश होता है वह अपनी पत्नी से नाराज़ था, क्योंकि उसने उसे सब कुछ देने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी पत्नी उसके लिए एक छोटी सी चीज़ नहीं छोड़ सकी। राजेश को यह बात बुरी लगी और वह कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो अगर वह यहाँ आना चाहती है तो उसे अपनी पढ़ाई पूरी तरह से छोड़नी होगी और इसके बाद ही मैं उसे अपने घर में रखूँगा, वरना अगर वह अपने जिद पर अड़ी रही तो वह वहीं रहेगी और मैं उसे तलाक भी दे दूँगा। इसके बाद रितु अपने पिता के पास वहीं खड़ी थी और वह अचानक फ़ोन पर बोलने लगी कि अगर ऐसा है तो मैं भी आपके पास बिल्कुल भी नहीं आना चाहती, बेशक मुझे तलाक दे दो, ये भी चलेगा। अब यह बात सुनकर राजेश नाराज़ हो जाता है और कोर्ट में जाकर तलाक के लिए अर्जी दायर कर देता है। इसके बाद कुछ दिनों तक कोर्ट में केस चलता है और कोर्ट केस के बाद दोनों गुस्से में तलाक ले लेते हैं। दोनों ने गुस्से में तलाक ले लिया और तलाक के बाद दोनों अपने अपने घर रहने लगे। इसके बाद रितु एक बड़ी अफसर बनने की यूपीएससी के लिए तैयारी शुरू कर देती है और दिन रात मेहनत करने लगती है। उसके पिता सोचते हैं कि बेटी का सपना है तो इसे एक बार ज़रूर कोशिश करने दो, वैसे भी वो तलाकशुदा है तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये सोचकर उसके पिता उसका एडमिशन अच्छे कोचिंग सेंटर में करवा देते हैं और वहीं वो पढ़ाई शुरू कर देती है। और धीरे धीरे समय बीतता है और इस बार नीतू यूपीएससी टेस्ट पास कर लेती है और उसे आईपीएस अफसर का कैडर मिलता है और ये देखकर वो काफ़ी खुश होती है, क्योंकि उसका सपना सच हो गया था। जो सपना वो काफ़ी समय से जीना चाहती थी वो सच हो गया था। पिता को जब यह बात पता चलती है तो वह भी इस बात की बड़ी खुशी मनाते हैं और सोचते हैं कि चलो, बेटी का तलाक तो भले ही हो गया है लेकिन फ़िलहाल उसकी ज़िंदगी सेट हो गई। ऐसा सोचकर पिता अपने आप को संतुष्ट करता है। इसके बाद जो बेटी होती है वो ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। ट्रेनिंग करने के बाद जब उसकी पोस्टिंग होती है तो उसकी पोस्टिंग लखनऊ में हो जाती है और वहां जाकर वो कार्यभार संभालना शुरू करती है। जैसे ही वो उस कुर्सी पर बैठती है जिसके लिए उन्होंने और उनके पति ने इतने सपने देखे थे, अचानक उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। आंसू बहने लगते हैं और उसे वह सारी बातें याद आती है जो उसके पति उससे कहा करते थे, जब वह अकेले में कहा करते थे कि जब तुम बड़ी अधिकारी बन जाओगे तो तुम देखना हर जगह लोग मेरी तारीफ़ करने लगेंगे और सब मुझसे डरेंगे। अभी ऐसा भी समय होता था जब वह दोनों एक दूसरे से इसका पता लगाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज जब उसने यह सफलता हासिल की तो उसका पति इसमें उसके साथ नहीं है और यह सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन फिर वह सोचने लगती है कि जो कुछ भी हो गया अब उसके बारे में बार बार सोचने से क्या फ़ायदा। यह ऐसी चीज़ें हैं जिसमें न तो मैं कुछ कर सकती हूँ और न ही मेरे पति कुछ कर सकते हैं। यह सोचकर रितु पूरी मेहनत और ईमानदारी से वहाँ काम करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। उसे ज्वाइन किए हुए करीब 2 से 3 महीने हो चुके थे और 2-3 महीनों के बाद एक दिन जब वह अपने ऑफिस से वापस अपने निवास स्थान पर जा रही थी तो अचानक रास्ते में एक सरकारी अस्पताल पड़ा। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ एक आदमी को पीट रही थी। एसपी साहिबा के आदेश पर पूरी भीड़ तितर बितर हो गई, लेकिन घायल आदमी अभी वहीं पर था। वह व्यक्ति वहीं पर पड़ा हुआ था। अब जैसे ही एसपी साहिबा की नज़र घायल व्यक्ति पर पड़ती है तो वह दंग रह जाती हैं, क्योंकि घायल व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही राजेश था जिससे उनका काफ़ी समय पहले तलाक हो चुका था और आज यहाँ इस हालत में। इसके बाद रितु सोचने लगती है कि वह ऐसा कैसे है और सोचने लगती है कि शायद वह शराब आदि पीने लगा है और इसलिए उसकी ऐसी हालत है। फिर इसके बाद उसे उसके पास जाना पड़ता है। वह जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है,
लेकिन वह ज़्यादा पिटाई के कारण बेहोश हो चुका था और रितु उसे उठाती है और पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा देती है। जब तक उसका इलाज चलता है रितु बाहर बैठकर उसका इंतज़ार करती है। करीब 3 घंटे बाद उसे होश आता है। जब होश आता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे होश आ गया है, आप उसे यहाँ देख सकती हैं। इसके बाद रितु अंदर जाकर उससे बात करने लगती है और कहती है कि राजेश, तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई, तुम्हारे साथ क्या हुआ और वो लोग कौन थे और वो तुम्हें क्यों पीट रहे थे। अब जब राजेश देखता है कि उसके सामने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रितु है और वो भी एक सरकारी अधिकारी बन गई है, क्योंकि इस समय रितु ने अपनी वर्दी पहनी हुई थी। और जब राजेश रितु को वर्दी में देखता है तो उसकी आंखों से आंसू भरने लगते हैं और वह कहता है, रितु तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसके बाद रितु उससे कहती है कि वहाँ पर कुछ लोग तुम्हें पीट रहे थे और मैं वहाँ से गुजर रही थी और मैंने तुम्हें बचाया। तुम बेहोश हो गए थे इसलिए मैं तुम्हें उठा लाई और तुम्हें यहाँ भर्ती कराया। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि वो लोग तुम्हें क्यों पीट रहे थे, क्या तुमने कुछ गलत किया है। राजेश कहने लगता है कि हाँ, मैंने गलत काम किया है और उसकी सज़ा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। अब यह सुनकर रितु थोड़ा हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि तुमने क्या गलत काम किया है। देखो, तुमने गलत किया है या नहीं तो मैं अभी यहाँ पर एसपी हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाली। यह सुनकर राजेश कहने लगता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, क्योंकि वो गलत काम मैंने ही तुम्हारे साथ किया है। यदि मैं तुम्हें समय पर दोबारा लेने आ जाता और तुम्हें एक मौका दे देता तो आज हम सब लोग साथ होते और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। यह सुनकर वह बहुत गहराई से सोचने लगती है और सोचने लगती है कि राजेश के माता पिता को तो कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से उसे मारा पीटा जा रहा था। फिर वह पूछने लगती है कि राजेश, क्या हुआ है, मुझे साफ साफ बताओ, पहेलियाँ मत बुझाओ। अब यह सुनकर राजेश उसे बताने लगता है कि रितु, तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने माता पिता की सहमति से दूसरी लड़की से शादी कर ली थी, लेकिन उस लड़की ने मेरी संपत्ति देखकर मुझसे शादी की थी। उसके परिवार वाले मुझसे पैसे ऐंठना चाहते थे। अब जब उसे पहली बार बच्चा होने वाला था तो डिलीवरी के दौरान अचानक उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जैसे ही यह बात मेरे ससुराल वालों को पता चली तो वो इस बात पर बहुत नाराज़ हो गए। वह बहुत नाराज़ हो जाते हैं और मुझे दोषी ठहराने लगते हैं कि तुमने अपनी पत्नी की ठीक से देखभाल नहीं की और इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। वह किसी भी तरह से मुझसे पैसे ऐंठना चाहते थे और इसी वजह से उन लोगों ने यह कहानी गढ़ी थी। अब इसके बाद जब मैंने उनका विरोध करना शुरू किया तो वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आए और वो लोग यहाँ इकट्ठे हो गए और मुझे पीटने लगे। अब ये सुनकर रितु को समझ में आ गया। अब ये बात साफ हो गई कि राजेश को क्यों पीटा जा रहा था, क्योंकि रितु ने कुछ दिन यहाँ पर काम किया था और यहाँ पर काम करने के बाद उसे यह सब बातें समझ में आने लगी थी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पैसे ऐंठने के चक्कर में लोगों पर झूठे केस भी दर्ज करवा दिए जाते हैं ताकि उनसे पैसे ऐंठा जा सके और पैसे लेने के बाद वह अपना जीवन यापन कर सके। इसके बाद राजेश रितु को ध्यान से देखता है और ध्यान से देखने के बाद रितु से पूछता है, रितु, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है। जिस पर रितु जवाब देती है, नहीं राजेश, मैं दूसरी शादी नहीं की है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है और मैंने अभी तक शादी नहीं की है। राजेश यह देखकर कुछ सोचता है और कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिलहाल वह उससे कुछ नहीं कह पाता और कहता है, ठीक है रितु, अब मैं ठीक हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, अब तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है। इसके बाद रितु वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते वह कई बार राजेश की तरफ मुड़कर देखती है, वरना वह वहाँ से जा चुकी होती। रितु बहुत अच्छी लड़की थी, क्योंकि जब उन दोनों का तलाक हुआ था तो कोर्ट ने तलाक के बदले एक निश्चित रकम तय की थी, लेकिन रितु ने उसे लेने से मना कर दिया था और कहा था कि मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। उसने यह कहकर पैसे लेने से मना कर दिया कि अगर मैं अपनी मर्जी से तलाक ले रही हूँ तो वह मुझे पैसे क्यों देंगे। और इसके बाद जब उसने दूसरी शादी कर ली तो उसकी पत्नी के परिवार वाले उसे बिना वजह पीट रहे हैं और किसी भी तरह से उससे पैसे ऐंठने की सोच रहे हैं।
अब वही हुआ जिसका राजेश को डर था। राजेश के ससुराल वालों ने उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया और कहा कि वह उससे 18 लाख रुपए मांगे और बोले हम 2 साल बाद हम राजीनामा करा देंगे। राजेश के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पैसे कहीं फंसे हुए थे और वह 6 महीने बाद आने वाले थे। इसीलिए उसने अपने ससुराल वालों से कहा कि वह ऐसा करें कि मैं 6 महीने बाद पैसे दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आप यह केस बंद कर दीजिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। वे मना कर देते हैं तो राजेश अपनी तलाकशुदा पत्नी रितु के पास जाने का फैसला करता है और उससे बात करने के लिए वहां जाता है। ऐसा लगता है अब जब नीतू राजेश की समस्या पूरी तरह से सुनती है तो वह कहने लगती है कि देखो, यह लड़की वालों का पक्ष है और उनकी बेटी मर चुकी है, इसलिए मैं आपकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकती। वो जैसा कह रहे हैं तुझे माननी ही होगी, तुम्हें पैसे तो देने ही होंगे। तो राजेश कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है कि पैसे देने होंगे तो तुम उन्हें बता सकती हो, मुझे 6 महीने का समय दो, उसके बाद मैं उनके पैसे दे दूंगा, लेकिन उससे पहले केस बंद करा दो, क्योंकि इस मामले से हर जगह बदनामी हो रही है। अब यह सुनकर रितु कहने लगती है कि तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं हैं। तो राजेश कहने लगता है कि पैसे तो मेरे पास हैं, लेकिन मैं अपने पैसे 6 महीने बाद वापस ले लूँगा। अब यह सुनकर रितु कुछ सोचने लगती है और सोचने के बाद कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ और उन पैसों से तुम अपना बचाव कर लेना और फिर मेरे पैसे लौटा देना। यह सुनकर राजेश, जो कि रितु से पैसे लेने के लिए मजबूर था, उसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम पैसे दे दो, हम उनसे मामला सुलझा लेंगे। एक दिन रितु अपने पिता से बात करती है, क्योंकि उसके पिता उसकी शादी करने के लिए कह रहे थे। तो रितु कहती है कि पिताजी, क्यों ना मैं उसी आदमी से शादी करूं जिससे मेरा तलाक हुआ था, क्योंकि जिस दूसरी लड़की से उसकी शादी हुई थी उसकी मौत हो चुकी है और उसका बच्चा भी उसी डिलीवरी के दौरान इस दुनिया से चला गया था। और उसके पिता जब यह सुनते हैं तो वह भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। 2 दिन के बाद उसके पिता सीधे राजेश के घर पहुंचते हैं और वहां जाकर वह फिर से अपनी बेटी की शादी की बात शुरू करते हैं। राजेश जब यह सुनता है तो वह तुरंत अपने माता पिता की इस बात के लिए राजी कर देता है और कहता है कि मैं भी यही चाहता था, लेकिन रितु के साथ जो कुछ हमने किया है उसकी वजह से मैं उन्हें बता नहीं पाया। इसी बीच राजेश की माँ भी वहां पहुंच जाती है और हाथ जोड़कर रितु के पिता से कहती है कि हमारी पहली बहू तो देवी थी, क्योंकि दूसरी बहू ने आकर उन्हें वो सब दिखाया था जिसकी वजह से वह रितु को देवी का रूप कह रहे थे। शादी के बाद अब दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। अब उस घर में पैसों के साथ साथ सरकारी पद भी है, जिसके कारण गांव में राकेश का सभी लोग सम्मान करने लगे हैं। जिनको भी इस बात के बारे में पता चलता है कि इस तरह से हुआ है तो लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा होना ज़रूरी नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। बाकी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में कृपया ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।